जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू एनैक्टमेंट ऑफ द बजट। बजट अधिनियमन से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। सेकंड स्टेटमेंट, द बजट शैल डिस्टिंग्विश receipt on revenue account from other receipt. Third, no demand for a grant shall be made except on the recommendation of President. We have to identify the correct answer. A option 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है C, दैट इज 1 and 3. तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं फॉर द एनैक्टमेंट ऑफ द बजट, यानी बजट के अधिनियमन से संबंधित। तो पहला प्रोविजन है कि राष्ट्रपति द्वारा हर एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष आपका एक स्टेटमेंट रखा जाएगा, किसका? एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उस वर्ष के लिए। पहला स्टेटमेंट ये आर्टिकल 112 के अंडर है। सेकंड, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना को कोई भी डिमांड नहीं रखी जाएगी ग्रांट के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन था। इस आप देख सकते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है तो वो सेम यही बात कर रहा है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद कहता है, नो मनी बिल विल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से किसी प्रकार की धन क्या उसका निष्कासन नहीं हो पाएगा जब तक कि आप कोई विधि के द्वारा उसको निष्कासन को एक विधिवत रूप से नहीं निकालते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 114 के अंडर है। नेक्स्ट है, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स, यानी कर रोपण करने वाला कोई भी धन विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में बिना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है। और इस बिल को आपका राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता इस प्रकार का बिल, ये आर्टिकल 117 में कहता है। आगे है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा या बिना किसी विधि के, ठीक है, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। पार्लियामेंट किसी कर को घटा सकती है, हटा सकती है, परंतु इसको बढ़ा नहीं सकती। तो ये आर्टिकल 117 में स्टेटमेंट है। तो ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अभी ये वाला स्टेटमेंट हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट में क्या है, आपको पृथक करना है किसको? एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। राजस्व का व्यय को अन्य व्यय से आपको डिस्टिंग्विश करना है, पृथक करना है। परंतु क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? रिसिप्ट ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर रिसिप्ट, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से अलग करने का संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, इसीलिए आपका जो है ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका रिसिप्ट ऑन रेवेन्यू गिवन था आपका, जबकि बजट में क्या प्रावधान है आपका? राजस्व की व्ययों को अन्य व्ययों से अलग किया जाता है, ठीक है, पृथक किया जाता है। लास्ट प्रोविजन है, जो आपका भारत की संचित निधि पे व्यय होता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में उस पर वोट नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी हालांकि चर्चा हो सकती है, ये आर्टिकल 113 के अंडर है। तो ये हमने डिस्कस किए बजट के अधिनियम के कुछ प्रोविजन जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the duration of panchayat consider the following statement. First, the tenure of every panchayat shall be for 5 years from the date of its first meeting. Second, the panchayat is dissolved in accordance with the procedure defined under the constitution 73rd amendment. Third, a panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder of the term. We have to identify the correct statement. A option 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 and 3.
तो क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है, प्रोसीजर डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, गलत है। ठीक है, पंचायत का जो रेजोल्यूशन है वो स्टेट लॉ के अंडर होता है, जो भी राज्य द्वारा विधि निर्धारित की गई है, ना कि प्रोसीजर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट। पंचायत के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हम पंचायत को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था, और इस पंचायत का जो कार्यकाल है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो 5 साल के लिए नियत किया गया है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, और हर एक पंचायत की पहली मीटिंग से ये 5 साल के लिए बनी रहेगी। ठीक है, अब पंचायत का डिसोल्यूशन यानी विघटन कैसे होता है, तो इसका विघटन जो है आपका स्टेट लॉ की विधि, राज्य सरकार की विधि के द्वारा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, प्रोसीजर डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, और नए इलेक्शन करवाने के लिए पंचायत का कार्यकाल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नए इलेक्शन कब होने चाहिए, कि जब पंचायत का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो। ठीक है, या आपका पंचायत का जो 5 साल का कार्यकाल है वो आपका 6 महीने से पहले की अवधि में उसका विघटन हो जाए। ठीक है, अगर 6 महीने के आपका पंचायत का फॉर एग्जांपल कार्यकाल 4 साल और आपके 6 महीने हो गया है, 7 महीने हो गया है, यानी उसमें कार्यकाल में सिर्फ आपके 5 महीने बचे हुए हैं, तो आपका पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। अगर पंचायत के जो री इलेक्शन है उसमें 6 महीने से ज़्यादा के टाइम बचा हुआ है डिसोल्यूशन में, तो ही नए इलेक्शन होंगे। और नए इलेक्शन सिर्फ जो नई इलेक्टेड पंचायत होगी वो सिर्फ जो रिमाइंडर टर्म है, यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 साल में से 4 साल और 3 महीने के बाद पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो वो सिर्फ 9 महीने के लिए कार्य करेगी। ठीक है, जो लास्ट के 5वें वर्ष के 9 महीने बचे हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। It referred to the termination of a sitting of a house without naming a day for reassembly. This power lies with the presiding officer of the house. The presiding officer can still call a sitting of the house even after exercising this power. Which of the following is being referred to in the above passage? Adjournment, dissolution, prorogation या adjournment sine die? तो क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एडजर्नमेंट सिने डाई, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है कि अगली बैठक की डेट निर्धारित किए बिना, ठीक है, हाउस को क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है बिना अगली डेट दिए हुए। ठीक है, और ये पावर किसके पास होती है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी जो है आपका फिर इस निर्णय लेने के बाद भी इस हाउस की सीटिंग को दोबारा बुला सकता है। तो इस प्रथा को कहते हैं आपका अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can be considered as the discretionary power of the president? First, president can ask the council of minister to reconsider the advice given to him. Second, he can refuse to give assent to ordinary bill passed by the parliament. Third, appointment of prime minister in case of a hung assembly. We have to identify the correct answer. 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3 डी। सभी स्टेटमेंट सही हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बेसिकली प्रेसिडेंट के पास आपकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, यानी डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। तो 3 प्रकार की आपकी विवेकाधीन पावर है आपकी प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास। पहली क्या है कि अगर राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई एडवाइस दी गई है, तो राष्ट्रपति उस एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, हालांकि अगर पुनर्विचार के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम एडवाइस वापस राष्ट्रपति को रेकमेंड करती है, तो राष्ट्रपति को उसको मानना होगा। सेकंड है कि अगर कोई भी बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, जब उसको दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस पे अपनी सहमति व्यक्त की जाती है, तब एक बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो होती है कि वो बिल को जो है उस पर असहमति व्यक्त कर सकता है
और उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। परंतु इसमें भी यही सीमा है कि अगर आपका जो संसद है उसे मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को बिल को पुनर्विचार के बाद एज इट इज़ वापस भेज देती है, तो राष्ट्रपति को उसको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। और तीसरी आपकी विवेकाधीन शक्ति है प्राइम मिनिस्टर का जब नियुक्ति करनी होती है, ठीक है। तो अगर तो यूजली क्या होता है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। परंतु जब राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से होती हैं तो किसी भी दल को 2 या 3 पार्टीज को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो उस केस में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन स्थायी सरकार बना सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेफगार्ड to ensure the independence of the Supreme Court, consider the following statement. First, judges of the Supreme Court are appointed by the Collegium of Supreme Court. Second, the salaries and pension of the judges of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. Third, the Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and power of the Supreme Court. We have to identify the करेक्ट स्टेटमेंट, 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3, 2 and 3 only। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 and 3 only। तो इसमें हम क्वेश्चन में बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या क्या सेफ गार्ड हैं, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यानी भारत के संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और एक ये संघीय न्यायालय है और अंतिम न्यायालय के रूप में काम करता है। अंतिम अपीलीय न्यायालय मतलब लास्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए इसको कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हालांकि गलत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है कॉलेजियम सिर्फ जो है रेकमेंड करता है, अब नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बाय कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट गलत है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि जो सिफारिश है वो कॉलेजियम ही प्रदान करता है राष्ट्रपति को, ठीक है। जो सैलरीज और पेंशन्स हैं सुप्रीम कोर्ट की वो भारत की संचित निधि पे ही भारित होती हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो है क्षेत्राधिकार या शक्तियों को कम नहीं कर सकती, हालांकि उसमें विस्तार कर सकती है परंतु कम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ए फर्स्ट स्टेटमेंट बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड अशोक मेहता कमेटी, थर्ड गाडगिल कमेटी, फोर्थ पीके थंगन कमेटी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 3 and 4, 1, 2 and 4 only। तो इसमें पूछा गया है कि किस कमिटीज ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 1, 3 and 4। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, गाडगिल और पीके थुंगन कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से क्या अर्थ है? पहला आपका ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्षेत्र मंडल स्तर पे आपका पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पे आपका जिला परिषद। तो ये है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। अशोक मेहता जी ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द टर्म ऑफ 5 years फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। Second, governor shall immediately vacate his office after the expiration of his term. We have to identify the correct statement. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2। तो correct statement है 1 only, ठीक है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 156 आपका गवर्नर का जो कार्यकाल है 5 साल निर्धारित जरूर किया गया है, परंतु निश्चित नहीं है। यानी निश्चित नहीं है का क्या अर्थ है कि 5 साल से पहले भी गवर्नर को हटाया जा सकता है, ठीक है। और गवर्नर जो है ऐसा ही नहीं है कि 5 साल हो गए तो तुरंत अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। जब गवर्नर अपना ऑफिस तब तक वेकेट नहीं करते हैं जब तक उनका अगला जो है उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, अगला जो अगले गवर्नर है उनको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये प्रोविजन आपका आर्टिकल 153 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हर एक राज्य के लिए गवर्नर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ काइंड्स ऑफ कट मोशन कटौती प्रस्ताव एंड देयर प्रोविजन। ठीक है, तो इधर कट मोशन कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं, इधर उनके प्रोविजन दिए गए हैं। पहला पॉलिसी कट किसे कहते हैं? रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड टू ₹1। इकोनॉमी कट रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ अ डिमांड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। टोकन कट reduction in amount of demand to ₹100. We have to identify the correctly matched one only, one and two only, three only, one, two and three। तो इसका सही जवाब है वन एंड टू ओनली। ठीक है, पॉलिसी यानी नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव उसे कहते हैं जिसमें आपका जो अमाउंट है डिमांड का उसको ₹1 कर दिया जाता है। ठीक है, रिड्यूस टू ₹1। एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव उसे कहते हैं जिसमें आपका जो अमाउंट है डिमांड की, जो मांग है, ठीक है, डिमांड अमाउंट ऑफ डिमांड है उसको क्या है एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक कम किया जा सकता है। टोकन यानी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, तो इसमें क्या है कि आपका जो है जो अमाउंट है वो ₹100 नहीं कर दिया जाता है, ये सिर्फ सिंबॉलिक होता है। तो इसमें ₹100 कम किया जाता है, बाय ₹100 आना चाहिए था इसमें। ठीक है, तो ₹100 नहीं किया जाता है, बाय ₹100 ₹100 तक कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कम अंडर द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? फर्स्ट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सेकंड, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फोर्थ, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन 1 and 2 only, B 2 only, C 1 2 and 3 only, D 1 3 and 4 only। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 2 ओनली। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बात की गई है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की। तो पहले जानते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का क्या अर्थ है। तो एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है अनन्य, ओरिजिनल का मतलब मूल, ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्षेत्र अधिकारिता। ठीक है, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास, संघीय न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट के पास आपका क्या है एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। एक्सक्लूसिव का क्या अर्थ है, यानी अनन्य का क्या अर्थ है कि किसी और के पास ऐसे मैटर को डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और ओरिजिनल यानी मूल का क्या अर्थ है कि ऐसे कुछ ऐसे डिस्प्यूट जिनको सबसे पहले प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा सुने जाएंगे, जो कि अपील के माध्यम से नहीं होंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में किसी और न्यायालय को ये अधिकार नहीं है, इसीलिए आपका ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे जो आपका, जैसे अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, डिस्प्यूट मूल अधिकार से डिस्प्यूट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्यों है कि रिट का अधिकार, क्योंकि आपका उच्च न्यायालयों के पास भी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के पास नहीं है। यानी अगर आपका मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। और कुछ और जो हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं लागू होता है, ये जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इन पे भी आपका सुप्रीम कोर्ट का इस टाइप का ज्यूरिडिक्शन नहीं लागू होता है। ठीक है, last question है with reference to member of the Rajya Sabha, consider the following statement: the constitution has adopted territorial representation for the Rajya Sabha. Second, the number of member to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the Constitution of India. Third, president nominates some member from the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented. We have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में बेसिकली अगर हम कुछ जाने कि जो राज्यसभा है वो आपके भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब है कि पहले तो जो पब्लिक है वो स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स को चुनती है।
ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, यानी राज्य विधानसभा के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली आपके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं हुआ, जैसे लोकसभा में क्या होता है, पीपल वोट्स डायरेक्टली, है ना। लोकसभा में के जो जितने भी प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको डायरेक्टली वोट किया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में पहले लोग राज्य विधानसभा के मेंबर्स को चुनेंगे और फिर वो राज्य विधानसभा वाले मेंबर जो हैं आपके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में तो आपका फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम ही है ना। और राज्यसभा में ये क्वेश्चन में आपका गिवन था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द राज्यसभा, जबकि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका लोकसभा के केस में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट सही बात है, आपकी आपकी चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल जो आपके भारत के संविधान में है, उसमें मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट की आपको बताया गया है कि हर राज्य से कितने मेंबर्स राज्यसभा में आपके इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से अगर उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो लोकसभा में 2 ऐसे सदस्यों को नामांकित करता है, यानी नॉमिनेट करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, परंतु वो 12 सदस्य आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से रिलेटेड होते हैं, ना कि आपका आंग्ल भारतीय समुदाय से। तो इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।